नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। आज देखेंगे लुसेंट का पॉलिटी क्लास 1। पूरा पॉलिटी लगातार चलेगा जब तक ख़त्म ना हो जाए। अंतिम लास्ट में संविधान संशोधन वहाँ तक चलेगा। तो आज पहला क्लास है, एक टॉपिक डेली चलेगा और एक क्लास में एक टॉपिक रहेगा और ये बढ़िया से चलेगा। सभी एग्जाम के लिए है, जहाँ जहाँ ये आता है पॉलिटी। तो देर न करते हुए हम अपना शुरू करते हैं। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 की प्लासी की लड़ाई। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुआ था और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा कस गया था। 1757 ईस्वी में युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति था, कह सकते हैं हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था बक्सर के युद्ध में। और अंग्रेजों और भारत की तरफ से त्रिगुट की सेना लड़ रही थी। बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह तीनों थे और अंग्रेजों के बीच हुआ था। दोनों की लड़ाई में अंग्रेजों ने जीत हासिल की और बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा कसा था। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किया थे, जो भारतीय संविधान के विकास की नई सीढ़ियाँ बनी थी। जो हमारा भारतीय संविधान निर्माण हुआ था, जो यही एक्ट है आगे चलकर जो 1935 के भारत शासन अधिनियम आया था। लगभग 80% जो संविधान है ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो संविधान के विकास में अहम भूमिका निभाई थी जो एक्ट वगैरह आए थे। तो दो चीज़ याद रखना, 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया और धीरे धीरे एक्ट पारित कर दिए, कानून बनाने लगे। उसी के तहत देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। इसमें कौन कौन से काम हुए थे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पहला कार्य हुआ था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरा है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। अब प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्य कर सकते थे इसी एक्ट के द्वारा। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में, इसको नियंत्रित करने के लिए ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। और कहने का मतलब है, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसकी विशेषताएं क्या है? जैसे इसी में पूछता है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत क्या क्या हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये जो बंगाल का पहले गवर्नर कहा जाता था, जो 1772 ईस्वी में बने थे वारेन हेस्टिंग्स, पहले बंगाल का गवर्नर कहा जाता था
और तो इसी बंगाल के गवर्नर कहा जाता था। और इसी अधिनियम के तहत यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के जो गवर्नर थे उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। देखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल का गवर्नर होते थे ना, उनका नाम बदल के कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, तो बंगाल के ही अधीन कर दिया गया मुंबई को भी और मद्रास को भी इसी एक्ट के तहत। इसी एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब से कहा जाने लगा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसके तहत बनाया गया पहला गवर्नर जनरल कौन था? पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। कब बनाया गया था? 1773 ईस्वी में। एक पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773। एक पॉइंट ये हुआ। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। जो गवर्नर जनरल है उसकी परिषद में 4 सदस्यों की एक परिषद होती थी और वही सत्ता का उपयोग करते थे चलाने के लिए, यानी परिषद में 4 सदस्य होते थे। तीसरा पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 का एक्ट है और इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी जिसके मुख्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे लॉर्ड चैम्बर, लॉर्ड लिमेंस्टर और लॉर्ड हाइड। जो कलकत्ता में 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बना था, ये देखिएगा सुप्रीम कोर्ट है उच्चतम न्यायालय, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और अन्य न्यायाधीशों में 3 थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे और अन्य 3 न्यायाधीश थे लॉर्ड चैम्बर, लॉर्ड लिमेस्टर, लॉर्ड हाइड। लॉर्ड चैम्बर, लॉर्ड लिमेस्टर, लॉर्ड हाइड। बोलेगा कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कौन से अधिनियम के द्वारा? अधिनियम पूछेगा तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के द्वारा 1774 में स्थापना हुआ था उच्चतम न्यायालय का। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। जो कंपनी में जो काम करने वाले कर्मचारी थे ना, अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, सरकारी ही काम कर सकते थे। उपहार नहीं ले सकते थे या रिश्वत नहीं ले सकते थे, कोई गिफ्ट वगैरह हो तो वो नहीं ले सकते थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उपहार व रिश्वत और निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया था कर्मचारियों को कौन से अधिनियम के द्वारा? तो 1773 के अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक, सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। जो ये ब्रिटिश सरकार है, कहीं कहीं पर देखिएगा ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज लिखा रहेगा, तो समझ जाइएगा कि डायरेक्ट बात हो रहा है ब्रिटेन से। तो जो कंपनी बना था, ये ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। ऐसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया।
जो इसके राजस्व है, भारत में का जो राजस्व है, राजस्व, नागरिक और सैन्य मामला, कितना सैन्य मामला है इसका जानकारी डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार को देना होता था। डायरेक्ट इसकी रिपोर्ट जाती थी ब्रिटिश सरकार के पास, जाती थी, ब्रिटेन जाता था। अगला है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कमियों को दूर किया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा, और कलकत्ता की सरकार को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार मिल गया था। एक महत्वपूर्ण एक्ट और आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया। एक बना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बना था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था व्यापारिक मामलों के लिए था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों से संबंधित था। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया। एक बनाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड बनाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 का एक चार्टर एक्ट आया। 4 चार्टर एक्ट आएंगे 1793। उसके बाद 20 साल के बाद प्लस 20 साल करेंगे तो आएगा 1813। फिर 20 साल करेंगे तो 1833। फिर आएगा 1853। फिर आएगा 1857 की जब क्रांति हो जाएगी तो फिर आएगा 1858 का भारत परिषद अधिनियम। तो चार्टर एक्ट समाप्त हो जाएगा 1853 वाला पहले ही, क्योंकि 1857 में क्रांति हो गई थी। फिर नया एक्ट आएगा 1858 का। 4 चार्टर एक्ट आएगा और 20 साल की इसको मंजूरी मिलेगी। 1793 का आएगा, फिर 1813 आएगा, फिर 1833 आएगा, फिर 1853 आएगा। 1857 में क्रांति आ जाने के कारण फिर से एक नया एक्ट आएगा 1858। फिर आगे देखेंगे, पहला 1793 देखेंगे। 1793 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। जितने भी कर्मचारी हैं उनके वेतन एवं भत्ते भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1793 के अधिनियम के द्वारा। बोलेगा कि गिफ्ट, उपहार पर प्रतिबंध लगाया गया था। कर्मचारियों को उपहार नहीं लेना है। कौन से अधिनियम के द्वारा? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बोलेगा व्यापारियों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस अधिनियम के द्वारा बदला गया था? तो 1784। एक नया इम्पोर्टेंट बना कि भारतीय राजस्व से, मतलब भारत के जो राजस्व है उससे आमदनी होगा, उससे कर्मचारियों को पेंशन मिलेगा, वेतन मिलेगा 1793 का चार्टर एक्ट से। 20 साल के लिए मंजूरी मिला चार्टर एक्ट को, और 20 साल के बाद अगला चार्टर अधिनियम आया 1813 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए और बढ़ाया गया था। इसको और 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार छीन लिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी, लेकिन चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। अब पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार कर सकती थी। पूर्वी देशों में आ गया म्यांमार यानी बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये सब उसके साथ व्यापार कर सकता था। यानी चीन के साथ व्यापार कर सकता था और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार कर सकता था। इसके संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त हुआ। भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ 1813 में। चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के चाय के साथ व्यापार अभी है 1813 में।
जो कि 1833 में पूर्णतः व्यापार खत्म होगा। चीन के साथ भी और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार भी खत्म होगा 1833 में। लेकिन 1813 में भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार समाप्त हो गया। कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे, उसका अधिकार छीन लिया। 1813 में ही अगला पॉइंट है इम्पोर्टेंट सा, नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। कंपनी अब नहीं कर सकता था, अब नागरिक केवल नागरिक कर सकते थे व्यापार। पहले कंपनी करता था, लेकिन अब नागरिक करेगा, कंपनी का अधिकार छीन लिया गया। 1813 से पहले ईसाई पादरी को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम के अनुसार ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई और ईसाई मिशनरी आकर के धर्म का प्रचार कर सकता था। 1813 के पहले यह अनुमति नहीं थी। 1813 से अनुमति मिल गई कि ईसाई पादरी भी भारत आएंगे। 1833 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, जो बताए थे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया 1833 में। और 1813 में चाय के पूर्वी देशों के साथ चाय और चीन के साथ व्यापार कर सकता था, चाइना के साथ व्यापार कर सकता था। लेकिन जो 1833 अधिनियम आया, व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल का गवर्नर था, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1833 के अधिनियम के द्वारा। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े थे, तो वहाँ बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। लेकिन इस 1833 अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल 1833 के अधिनियम के द्वारा कहा जाने लगा। चौथा पॉइंट है, बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्ति भी वापस ले लिया गया। मतलब कानून निर्माण करने की शक्ति बम्बई या मद्रास को नहीं होगा। पांचवा पॉइंट कहते हैं कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य, चौथा सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य आएगा। मतलब कानून के जानने वाला वो विधि सदस्य आएगा गवर्नर जनरल की परिषद में, जो 4 सदस्य थी ना शासन चलाने के लिए। भारत में दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। सब है 1833 के अधिनियम के तहत ये जो काम हो रहे हैं, 1833 अधिनियम के तहत हो रहे हैं। भारत में दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया। तो 1843 में जो गवर्नर जनरल और वायसराय थे एलिन बरो, इन्हीं के समय में एलिन बरो के समय में ही दास प्रथा खत्म हुआ था। और अधिनियम पूछेगा कौन से अधिनियम? 1833 का अधिनियम। एलिन बरो का कार्यकाल था 1842 से 44। 7वां पॉइंट कहता है, इसी अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। कंपनी के अधीन कोई पद नियुक्ति के लिए व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग आधार पर योग्य नहीं ठहराया जा सकता है। कह रहा है गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। संपूर्ण देश के लिए अब एक ही बजट तैयार होगा।
वो इसी अधिनियम के तहत व्यवस्था किया गया। 9वां पॉइंट कहता है भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए एक विधि आयोग का स्थापना की गई। विधि आयोग बना था और उसी के तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। भारतीय जो कानून है उनका वर्गीकरण किया गया, बांटा गया अध्ययन करने के लिए। उसी के तहत एक विधि आयोग की गठन किया गया था 1834 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। 1853 का अधिनियम। 4 चार्टर एक्ट आया था 1793 में, जो कि भारतीय राजस्व से ही वेतन दिया जाएगा। फिर आया 1813, व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो गया था, लेकिन चीन के साथ कर सकते थे और चाय के साथ पूर्वी देशों के साथ कर सकते थे। 1833 में व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। विधि आयोग का गठन किया गया 1833 में और बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बना था 1828 से 1835 तक थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसी तरह भारत का पहला गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 में। और फिर 1853 का चार्टर एक्ट आया था, 4 गो हुआ, 1793, 1813, 1833, 1853। 1853 का चार्टर एक्ट देखते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं है, इस अधिनियम के द्वारा सेवा में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। पहले नामजदगी का सिद्धांत था, इसका नाम दे दिया, उसका हो जाएगा। अब जो नौकरी होगी वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कौन से अधिनियम के द्वारा? 1853 के द्वारा। इसके लिए 1854 में एक मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल की परिषद में जो विधायी होते थे और प्रशासनिक कार्य होते थे, दोनों को अलग कर दिया गया था 1853 के अधिनियम के तहत। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद किया गया। परिषद में 4 सदस्य होते थे, लेकिन परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए थे, उसको विधान परिषद कहा जाने लगा। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुआ था 1853 के चार्टर एक्ट में और गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को दोनों को सेपरेट कर दिया गया था और 6 नए पार्षद जोड़े गए थे, इन्हें विधान पार्षद कहा गया था। जब प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुआ था 1853 के एक्ट के तहत, उस समय वायसराय था लॉर्ड डलहौजी। 1848 से लेकर 1856 तक रहा था लॉर्ड डलहौजी। इसी के समय प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुआ था, जो कि लंदन में होता था। फिर भारत में दिल्ली में होने लगा था 1922 के लगभग से। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। जो शासन कंपनी कर रही थी, अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया, ब्रिटिश सरकार के हाथों में। अब शासन डायरेक्ट ब्रिटेन से होगा, अब ब्रिटेन से ही कानून बन के आएगी। अब ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश ताज डायरेक्ट ब्रिटिश संसद से अब कानून बन के आएगी, ब्रिटेन से ही। जो कंपनी थी भारत में, उसका अधिकार समाप्त हो गया। भारत में मंत्री पद की एक व्यवस्था की गई थी। 15 सदस्यों की भारत परिषद का एक सृजन किया गया। एक परिषद का सृजन किया गया, उसमें 15 सदस्य थे, जिसमें 8 ब्रिटिश सरकार के थे और 7 कंपनी के निदेशक मंडल के थे। कंपनी का था और 8 ब्रिटिश सरकार का होता था ब्रिटेन से। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। ब्रिटिश संसद डायरेक्ट
भारत के लिए कानून बना सकता था, अब ब्रिटेन से ही कानून बन के आता था 1858 के द्वारा। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। जो मुगल सम्राट पद था 1858 के बाद समाप्त हो गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 1784 में बना था पिट्स इंडिया एक्ट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारियों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो भी समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन चलाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज सचिव की नियुक्ति की गई। जो ये राज सचिव होते थे ना भारत के, वो ब्रिटेन से ही नियुक्त होते थे और भारत में मतलब एक प्रतिनिधि के रूप में, मतलब ब्रिटेन के सरकार का एक प्रतिनिधि भारत में आते थे, वही था भारत के राज सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार का एक प्रतिनिधि होता था जो भारत के राज सचिव की नियुक्ति की जाती थी। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के लिए प्रति उत्तरदायी होता था। लिखा हुआ, वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था, सब इसी के देख रेख में होता था। भारत के 20 सचिव बोलेगा भारत का मतलब राज्य सचिव पद का निर्धारण भारत के राज सचिव पद की नियुक्ति की गई थी 1858 के द्वारा। मुगल सम्राट का पद खत्म हो गया, मंत्री पद बनाया गया। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था, उसी का वाक अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या कोई अन्य ब्यौरे के विषय में हो। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया था और अतः इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और लॉर्ड कैनिंग ही अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय, प्रथम वायसराय हुए। तो 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। फिर 1833 आ जाइए, फिर भारत का गवर्नर जनरल बना। फिर आ जाइए 1858 में भारत का गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। तो प्रथम वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक और बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। (1861) का भारत परिषद अधिनियम 1858 में आया, अब डायरेक्ट ब्रिटेन से आ रहा है। फिर 1861 आएगा, फिर महत्वपूर्ण आएगा 1892, फिर आएगा 1909 पार्लियामेंटो वाला। भारत परिषद अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, फिर आएगा पार्लियामेंटो 1909, फिर आएगा 1935 भारत शासन अधिनियम। इसी के तहत हमारा संविधान लिया गया 75 से 80%। और फिर आएगा 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इतना एक्ट पढ़ना है। 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, पार्लियामेंटो 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, 1935 भारत शासन अधिनियम, 1947 स्वतंत्रता अधिनियम। देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं: गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। जो गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी परिषद है इसका और विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया 1861 के तहत। क्वेश्चन पूछेगा विभागीय प्रणाली कब प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड कैनिंग थे उस समय वायसराय। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति
इसी अधिनियम के द्वारा दिया गया था, 1861 के अधिनियम के द्वारा। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी, अभी भी 6 महीने होती है। पूछेगा विभागीय प्रणाली कौन से अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अध्यादेश जारी करने की अवधि मात्र 6 महीने होती थी, यानी अध्यादेश जारी कर सकता था वायसराय 1861 के अधिनियम के द्वारा। अध्यादेश की अवधि जो होती थी वह 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधानसभा स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। एक तो बंगाल हो गया, बिहार के समीप बिहार बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पाकिस्तान का सिंध प्रांत, अब पंजाब में विधान परिषद की स्थापना कर सकता था। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। ये सब भी 1861 के अधिनियम के द्वारा। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित किया गया। अभी भी पूरा सदस्यता नहीं मिली थी, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मान्यता मिली थी। किनको किनको मिला था, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था गैर सरकारी सदस्यों के रूप में। एक ऐसा ही अधिनियम आता है 1873 में। इस अधिनियम द्वारा यह पाबंद किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है और 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से ख़त्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भी 1884 ईस्वी में समाप्त हो गया। एक शाही उपाधि अधिनियम में देख लीजिए 1876। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। जो परिषद होता था उसमें 6ठा सदस्य को लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया, PWD का, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। 6ठा सदस्य को 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री घोषित किया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा, शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री घोषित किया गया था। अब आ गया 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 1892 का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1892 के द्वारा। इसके द्वारा 1892 अधिनियम के द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, लेकिन वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं था। भारतीयों को अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं था। 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति थी 1892 के द्वारा। अब आ गया 1909 भारत परिषद अधिनियम। उसी को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मिंटो वायसराय थे और मार्ले राज सचिव। राज सचिव जो डायरेक्ट ब्रिटेन से नियुक्त होते थे, जो 1858 के अधिनियम में बना था राज सचिव का पद। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से, उसी के लिए मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा, मुस्लिम समुदाय में अलग से निर्वाचन पद्धति दिया गया था। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकता है। मुस्लिम खड़ा होगा, उसका वोट मुस्लिम ही दे सकता था। भारत के सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी मिली।
इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिक प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना गया। बोलेगा सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना गया, क्योंकि इन्हीं के समय हुआ था, मिंटो के समय सांप्रदायिक निर्वाचन का 1905 से 1910 तक वायसराय रहे थे लॉर्ड मिंटो। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कारखानी परिषद में नियुक्ति की गई। नियुक्ति मिला था भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की परिषदों में। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव करने, पूरक प्रश्न पूछने एवं मत देने का अधिकार मिला था। इसी के समय मिला था 1909 के अधिनियम के तहत। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने, मत देने का अधिकार। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। जो प्रांतीय विधान परिषद थे उनकी संख्या में वृद्धि की गई। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के जो काउंसिल होती थी उसमें फर्स्ट भारतीय बने थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, HP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। प्रतिनिधि बनाया गया, सारे का अलग से, विश्वविद्यालय का अलग होगा, अलग, सारे का अलग अलग। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। जितना भी अधिनियम आया सबसे कम समय तक कौन चला था? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको बोलते हैं। मॉन्टेग्यू राज सचिव थे, चेम्सफोर्ड वायसराय था। 1916 से 1921 तक ये वायसराय रहे थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। इसी अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बनाया गया था, एक राज्य परिषद बनाया गया और दूसरी विधानसभा। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 10 निश्चित की गई, 60 निश्चित की गई। उसमें 34 निर्वाचित होते थे जिनका इलेक्शन होता था और उनकी कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित हुआ था। 34 निर्वाचित हो गए, यानी 26 का मनोनयन होता था, जो कि निर्वाचन में चुनाव होता था, चुन के जाते थे, निर्वाचन के द्वारा इलेक्शन होता था, 26 ऐसे ही मनोनीत किया जाता था 5 वर्षों के लिए राज्य परिषद में। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 144 थी, जिसमें 104 निर्वाचित थे, चुनाव होता था, और 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 साल का होता था। विधानसभा वाले का 3 साल का कार्यकाल होता था और विधानसभा के लिए 3 साल का कार्यकाल और राज्य विधान परिषद के लिए 5 साल का कार्यकाल। राज्य विधान परिषद का सदस्यों की संख्या 60 थी, इनका 144 था। यहाँ लिखा हुआ 3 साल ऊपर में।
3 वर्षों का होता था विधानसभा का, 144 में से 104 निर्वाचित होते थे जिनका इलेक्शन होता था, और जो 40 होते थे उनका मनोनयन होता था। दोनों सदनों का अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को होता था। आज भी जो लोकसभा है और राज्यसभा है, तो लोकसभा में जो बजट कहाँ पेश होता है, लोकसभा में पेश होता है। धन विधेयक वगैरह हो गया लोकसभा में, बाकी सेम ही है। बजट की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था। पूछेगा द्वैध शासन प्रणाली कौन से अधिनियम के द्वारा? 1919 का भारत पार्षद अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस थे। जो लियोनस कार्टियस है उनको द्वैध शासन का जनक कहा जाता है, लियोनस कार्टियस। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। एक को आरक्षित विषय और दूसरा को हस्तांतरित विषय या अंतरित विषय कहा गया। एक को आरक्षित, दूसरे को हस्तांतरित या अंतरित। अंतरित किया गया। तो देखेंगे आरक्षित में किन किन विषयों को रखा गया और हस्तांतरित में किन किन विषयों को रखा गया।